गाइस वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। जैसा कि यूपीएचटी क्वेश्चन सीरीज के 10 वीडियोस हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं और 5 केमिकल बॉन्डिंग के हैं। आज का भी हमारा वीडियो केमिकल बॉन्डिंग पर ही है। तो अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। चलिए तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें से कौन है? देखिए सिग्मा का जो बॉन्डिंग होता है वो होता है जिरेड, और पाई का जो बॉन्डिंग होता है वो होता है अनजिरेड। देखिए इसमें सिग्मा अनजिरेड दिया है, मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सिग्मा अनजिरेड दिया है, ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग हो गए। पाई जिरेड मतलब पाई, ये भी एंटी बॉन्डिंग हो गया। पाई का बॉन्डिंग जिरेड होना चाहिए, सिग्मा का पाई का बॉन्डिंग अनजिरेड होना चाहिए और सिग्मा का बॉन्डिंग जिरेड होना चाहिए। तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पाई अनजिरेड का मतलब पाई बॉन्डिंग, पाई अनजिरेड का मतलब पाई बॉन्डिंग। तो इसमें हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द चेंज ऑफ NO प्लस टू NO, NO प्लस से NO यानी कि NO प्लस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो वो NO में बदल जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि वो जो 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो कहाँ होगा, सिग्मा बॉन्डिंग में होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होगा। देखिए ये है हमारा NO प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये है हमारा NO प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसका आप देख होमो देख रहे हैं, यानी कि इसका जो होमो है वो ये रहा, ये है उसका होमो, ये क्या है उसका होमो है। अब होमो कंप्लीटली फिल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, यानी ये इसका क्या है, लोमो है, ये इसका क्या है, लोमो है। तो इसका जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग में। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कहाँ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि इसका होमो कंप्लीटली फिल है तो लूमो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग है और हमारा न्यू इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड इन नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। देखिए NO का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 7 + 8 = 15। कितना होता है, 7 + 8 = 15। और हमने बताया था कि 14 का होता है 3, पिछले वीडियो हमने ट्रिक बताई थी, 14 का होता है 3। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं पर इलेक्ट्रॉन 2.5 डिक्रीज करता है, तो हम 3 - 0.5 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में यानी NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 2.5। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इन CO, बॉन्ड ऑर्डर इन CO। तो CO का हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो 8 + 6 = 14। अब 14 जब इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। इसका ट्रिक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप 14 याद रखिए। अब 14 से जितना बढ़ता जाएगा, चाहे आप 14 से आगे 15, 16, 17, 18 की तरफ जाएंगे तो भी 0.5 डिक्रीज करेगा। मतलब पर इलेक्ट्रॉन, चाहे आप 14 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं चाहे डिक्रीज करते हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। यानी कि हमारा जो CO का टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 14 है। तो हमारे इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे इसमें जो CO का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर हाइपरवैलेंट। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो हाइपरवैलेंट, कैसी है, हाइपरवैलेंट। अब देखिए हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होता है, हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपरवैलेंट मतलब ऐसी स्पीसीज, हाइपरवैलेंट का मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका जो सेंट्रल एटम होता है, जिनका जो सेंट्रल एटम होता है, मतलब कि सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम, किसी के पास मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए बोरान के पास 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 फ्लोरीन से शेयर करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी तो हाइपरवैलेंट है नहीं। PCl3 इसके पास होता है 5, इसके पास होता है कितना, 5 प्लस ये 3 ले लेगा, क्लोरीन से आप शेयरिंग कर लेगा, ये हो जाएगा 8। हमको चाहिए मोर देन 8, क्या चाहिए, मोर देन 8, मोर देन 8। H3O में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास होता है 6,
3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास भी हो गया 8। यानी कि हमारी ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास या फिर इनके स्पीसीज के पास, वो कितना है, 8 है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर अगर हम सी में देखें, अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और इसने 5 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, तो ये हो गया 10। और इसका मतलब मोर देन 8 हमें चाहिए हाइपर वैलेंट के लिए, तो हाइपर वैलेंट के लिए मोर देन 8 चाहिए और हमारे पास है 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट हाइपर वैलेंट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपको लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए तो BF3 देखिए BF3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, BF3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। BF3 के पास होता है 3 और प्लस 3 इसने फ्लोरीन से ले लिए, तो इसके पास हो गया टोटल 6। लेकिन XeF2 इसमें Xg के पास होता है 8 और इसने 2 फ्लोरीन से ले लिया, तो टोटल हो गया 10। यानी कि हमारा पहला पेयर तो नहीं हो सकता। सेकेंड में देखें BF3 3 + 3 = 6। 3 इसके पास पहले से होता है, 3 इसने फ्लोरीन के साथ जब शेयर करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयरिंग क्यों करते हैं, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो अगर ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाता है, ऑक्टेट से ज़्यादा तो हाइपर वैलेंट, ऑक्टेट से कम तो हाइपोवैलेंट। देखिए BeCl2 BE के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 और क्लोरीन के साथ शेयरिंग टोटल हो जाएंगे 4, यानी कि 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये दोनों 8 से कम है, 8 से कम है। हाइपर वैलेंट मोर देन 8, हाइपोवैलेंट लेस देन 8। हाइपर मतलब मोर देन 8, हाइपो मीन्स लेस देन 8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 से क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ PH3 एंड NH3। PH3 और NH3 के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी बेसिसिटी को लेके वो क्या है, बेसिसिटी ऑफ PH3 एंड NH3। देखिए जो PH3 होता है, ये एक ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया, केमिकल बॉन्डिंग नाम की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो PH3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है जिसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे आराम से लेके समझते हैं। PH3 NH3, PH3 क्या होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है, और NH3 का आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। जो लोन पेयर होता है PH3 का, ये प्योर s ऑर्बिटल को रिसाइड्स करते हैं। यानी प्योर कहाँ, ये कहाँ होता है, प्योर s ऑर्बिटल होते हैं, ये रिसाइड करता है प्योर s ऑर्बिटल, जो कि स्ट्रांगली अटैच्ड होता है न्यूक्लियस। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक प्लेस नहीं करता है तो s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होता है और ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। और जब स्ट्रांगली अटैच्ड होगा तो ये लोन पेयर को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये लेस बेसिक हो जाता है। जबकि NH3 में ऐसा नहीं होता। NH3 में वो अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से वो इजीली डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। NH3 इज मोर बेसिक लोन पेयर रिसाइड्स ऑन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि NH3 मोर बेसिक होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिसाइड करता है, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शो बैक बॉन्डिंग। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो बैक बॉन्डिंग को शो करती है। चलिए बैक बॉन्डिंग समझ लेते हैं। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग पर भी एक हमने सेपरेट वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाके आप केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है। देखिए बैक बॉन्डिंग में एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए, थर्ड पीरियड का या फिर थर्ड पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए। और जो दूसरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। किसके में होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। ठीक, और जो होमोलूमो गैप है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
होमो लूमो गैप वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। होमो लूमो गैप क्या होना चाहिए, स्मॉल। यानी ये 3 कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं कोई स्पीसीज तो वो क्या होंगी, बैक बॉन्डिंग को हमें बैक बॉन्डिंग होगी। यानी क्या होना चाहिए, एक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, जो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, जिसके पास लोन पेयर हो वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और होमो लूमो का गैप स्मॉल होना चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए NH3 क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तुम्हारा ये जो पहला हो गया ये रॉन्ग हो गया। CH4 कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसमें किसी के पास वैकेंट और लोन पेयर या वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। BH3 ये भी रॉन्ग हो क्योंकि BH3 के पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। लेकिन OCH3 में आप देखें SiH3 में देखिए इसके पास लोन पेयर होता है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और जो SI होता है वो थर्ड पीरियड का होता है, ऑक्सीजन हमारा सेकंड पीरियड का होता है। तुम्हारा इसका मतलब जो बैक बॉन्डिंग होगी वो इसी में होगी, यही बैक बॉन्डिंग को शो करेगा। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोजोमेट्रिकल। आइसोजोमेट्रिकल जब आपसे पूछो जाए आइसोजोमेट्रिकल तो आपको वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके आइसोजोमेट्रिकल। देखिए CH4 और H2O, CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। ठीक, आप स्टेरिक नंबर मेथड से हाफ वैलेंस प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, इस फार्मूले से आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो आप ये खुद से करिएगा, और इसमें हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि CH4 भी sp3 होता है और H2O भी sp3 होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो स्टेरिक नंबर मेथड से हम कई वीडियोज में इसके हम बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो में इसलिए हम आप पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको खुद से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीनियर शेप, इसमें से किसका लीनियर शेप होता है, किसका लीनियर शेप होता है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। NO2+, अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं स्टेरिक नंबर तो कैसे निकलता है, हाफ मोनोवैलेंट स्पीसीज एक भी नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मोनोवैलेंट स्पीसीज हैं 0, कैटायनिक चार्ज है -1, एनायनिक चार्ज है 0। तो कितना हो जाएगा, हाफ 5 - 1 4, ये कितना आ गया sp का मतलब क्या होता है, लीनियर, sp का मतलब क्या होता है, लीनियर, और बाकी के क्या होंगे, बेंट शेप होंगे। बाकी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बाकी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल कर चेक करिएगा, सब में सब बेंट शेप के हो जाते हैं। हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SOCl2, SOCl2 में सल्फर की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। देखिए SOCl2, इसका स्टेरिक नंबर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, मोनोवैलेंट स्पीसीज सिर्फ क्लोरीन है 2, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, तो 6 + 2, कैटायनिक एनायनिक चार्ज 0, यानी -0 + 0, टोटल कितना हो गया, हाफ × 8 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया 4, इक्वल टू क्या आ गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है sp3, 4 का मतलब क्या होता है sp3, जिसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, सल्फर लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तुम्हारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp3। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ NCH3 और NSiH3। देखिए NCH3, देखिए NH3 का आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, NCH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, CH3 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 ये। ठीक, तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको स्ट्रक्चर पूछा है, मतलब आपको क्या बताना है, शेप बताना है, तो यानी NCH3 यानी इसका शेप कैसा हो जाएगा, अगर इसका हम शेप देखें इतना तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, तो NCH3 का तो पिरामिडल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। अब हम
NSI-H3 का देखते हैं। किसका देखते हैं? NSI-H3 थ्राइस का देखते हैं। NSI-H3 के थ्राइस। देखिए नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और SI के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसमें ये करके अपना क्या बना लेगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल देखिए बैक बॉन्डिंग कर लेगा। वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा। और जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। क्योंकि तो जो पिरामिडल शेप है वो पिरामिडल से किस में चला जाएगा? पिरामिडल से वो प्लेनर में चला जाएगा। पिरामिडल क्या चला जाएगा? प्लेनर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग नाम के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पे इसका सेपरेट वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिडल एंड प्लेनर। NCH3 थ्राइस का हो जाएगा पिरामिडल और NSI-H3 थ्राइस का हो जाएगा प्लेनर। मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज स्मॉलेस्ट XOX बॉन्ड एंगल? XOX बॉन्ड एंगल देखिए F2O इसमें जो फ्लोरीन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट को, यानी कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे ये इलेक्ट्रॉन काउंट को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। तो अपनी तरफ पुल करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन डिक्रीज कर जाएगा तो जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि H2O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन से क्या होती है? कम होती है। यानी कि F2O का जो बॉन्ड एंगल होगा, F2O का बॉन्ड एंगल होगा ये H2O से क्या होगा? कम होगा। देखिए Cl2O में देखें तो Cl2O में Cl का जो मतलब जो साइज होता है ये बहुत बिगर होता है, तो इसलिए इसके बीच क्या लगता है? रिपल्सन लगता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जिसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें NBPR थियरी लगती है, जिसमें साइज बड़े होने की वजह से रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सबसे जो बिगर साइज होगी बॉन्ड एंगल की वो होगी Cl2O में, और सबसे कम होगी F2O में। देखिए बॉन्ड एंगल को कैसे आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और आपसे स्मॉलेस्ट XOX बॉन्ड एंगल पूछा है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड एंगल फॉर BH4 माइनस? देखिए BH4 माइनस के लिए जो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले BH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। बोरान के पास कितना स्टेरिक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? बोरान के पास होता है 3 + 4 हाइड्रोजन -1 चार्ज 1 +1, तो कितना हो गया? हाफ 3 + 4 + 1, यानी कि टोटल हो गया 8। तो ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 4 का मतलब होता है sp3 यानी कि सभी हाइड्रोजन ही है, सभी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपस में कोई रिपल्सन नहीं करेंगे, मतलब इसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सिव फैक्टर नहीं है इसमें कोई। तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट के आस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइहैलाइड हैज मिनिमम लुईस एसिडिटी किसकी होती है? तो देखिए जब भी हम हाइड्रोजन बोरान के साथ हाइड्रोजन की जब हम भी लुईस एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किसके पास मतलब उसमें देखते हैं कि किसका साइज छोटा है। तो जिसका साइज छोटा होता है, जैसे फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ती है एसिडिटी भी बढ़ती है। तो आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, BF3 सबसे कम, फिर उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3 और सबसे मैक्सिमम होता है BI3। सबसे मैक्सिमम किसका हो जाता है? BI3 का। यानी कि हमारा जो लीस्ट होगा, मतलब हमारा इसमें जो लीस्ट होगा वो क्या होगा? BF3। वो क्या हो जाएगा? BF3।
ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों? एक तो साइज फैक्टर करता है, दूसरा ये क्या करता है, जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोरीन होता है इसके पास मतलब कि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करके रखता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Among the following which of the molecule the bond angle is nearly 90 डिग्री? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इसमें से किसका होगा? देखिए जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री के आसपास होता है। तो देखिए ड्रैगो मॉलिक्यूल के लिए हमने बताया, ड्रैगो मॉलिक्यूल में होता क्या है कि एक जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो 3p 4p 5p में से किसी का होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम होना चाहिए वो हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस तरीके आपको मिलते हैं कहीं भी तो इसका मतलब वो क्या, जैसे PH3 हो गया, H2S हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं ये सब? ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं। और ड्रैगो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which option is correct regarding CH3OH SiOH? इन CH3OH और SiOH में किसका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए CH3OH इज मोर एसिडिक, SiOH3 इज मोर एसिडिक, बोथ आर इक्वली एसिडिक, नन ऑफ देम एसिडिक। इन दोनों में से एसिडिटी आपको बताना है किसकी ज़्यादा होती है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो पहले दोनों से हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं। जब हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, CH3O माइनस और यह आ जाएगा SiH3O माइनस। अब देखिए जो इसमें से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जो इसमें से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो क्या होगा? जो इसमें ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वही क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। देखिए Si के पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये ऑक्सीजन अपना क्या करेगा? इसमें आसानी से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और आसानी से बैक बॉन्डिंग कर सकता है तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और जब ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी SiH3OH की एसिडिटी CH3OH से ज़्यादा होगी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन? देखिए इसमें मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन कौन शो करता है? सबसे पहले हम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए पीक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? x प्लस 4 इंटू, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता ही होगा, 4 इंटू -2 इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3, 4 2 जा 8 प्लस 8, ये कितना आ गया? 5 आ गया। ये कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि P प्लस 5, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? SiO4 यानी x -8 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4। तो ये कितना आ गया? +4। इसका कितना आ गया? +4 आ गया। अब नेक्स्ट का निकाल लेते हैं। SO4 2 -, इसका मतलब S का हो जाएगा x, 1 ऑक्सीजन का -2, 4 का -8 इक्वल टू -2। x इक्वल टू कितना आ गया? -2, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। कितना हो गया? +6। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो +6 हो जाएगा। और ClO4 माइनस का अगर हम निकालें, ClO4 माइनस का निकालें तो ये हो जाएगा x, 4 2 जो -8, ये हो जाएगा +7। ये कितना आ जाएगा? +7। अब देखिए जितना जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा मिनिमम बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी, और पॉलीमराइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी कम, पॉलीमराइजेशन उसकी सबसे ज़्यादा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो SiO4 माने हमारा बी ऑप्शन है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +4, यानी कि सबसे कम है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉलीमराइजेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी बैक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच इज़ द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर सबसे मतलब कि इसका कौन सा करेक्ट एसिडिक ऑर्डर है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो बल्क होता है ये दोनों मिल के, अगर देखो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और ऊपर से क्या होना चाहिए, बल्क होना चाहिए, तो ये क्या करते हैं मोर एसिडिक बना देते हैं। जैसे कि Cl3, जैसे कि जो Cl3 है, इधर देखिए जो Cl3H है, देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और ये साइज में भी बल्क होता है, तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फ्लोरीन की आएगी, फिर ब्रोमीन की और फिर क्लोरीन H की, यानी हमारा जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ही ऑप्शन जिसमें CCl3H सबसे ज़्यादा है, CCl3 सबसे ज़्यादा है। ठीक, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। CCl3 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेरिक बल्कनेस, मतलब ये साइज में भी बड़ा है और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या, वो क्या है। देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर NaF है, N क्या है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम होती है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। हमारा इसमें देखिए जो एक ट्रेंड होगा वो क्या होगा, NaF का सबसे ज़्यादा होगा, NaF का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा NaCl का, क्योंकि जो CuCl होता है, जो CuCl होता है ये कोवेलेंट होता है। कैसा होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तुम्हारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा NaF का, उसके बाद NaCl का और सबसे कम हो जाएगा CuCl का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। देखिए फैजान रूल के अकॉर्डिंग जो एनायन की साइज होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होती है। कैटायन की साइज कम और एनायन की साइज अगर लार्ज होती है तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। देखिए अब हम कैटायन की साइज देख लेते हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है, मतलब Be की साइज, बेरिलियम की साइज सबसे कम होगी और इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी सबसे ज़्यादा होगी, और इसकी जो पोलराइजिंग पावर अगर सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स BeCO3, इट मीन्स BeCO3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये सबसे लीस्ट होगा। क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।